बहन। मायापुर नाम के गांव में रजत अपनी छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ शीला, छोटी बहन कविता और पत्नी सुनीता थी। रजत के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी रजत ने ही संभाली। सुनिए जी, अगर आज आपको पैसे मिल जाए तो घर का राशन भरवा देना। सिर्फ कुछ ही दिनों का राशन बचा है। अच्छा ठीक है सुनीता, तुम चिंता मत करो। राशन खत्म होने से पहले मैं घर में राशन भरवा दूंगा। अच्छा, अब मैं काम के लिए निकलता हूँ। रजत काम के लिए घर से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसकी बहन उसके पास आती है। रुकिए भैया, मुझे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो मुझे देते जाइए ना। माफ करना कविता, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। एक काम करो, तुम 2-3 दिन रुक जाओ, उसके बाद मेरी तनख्वाह आ जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। आपका तो हर बार का ही ऐसे ही होता है भैया। मुझे नहीं पता, अभी पैसे चाहिए, चाहे किसी से उधार ला कर दो। आपकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई का नुकसान क्यों करूं? भला ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? एक तो वो हम सब की जिम्मेदारी निभा रहा है और तू उसके साथ इस तरह से बदतमीजी कर रही है। मुझे किसी के साथ बदतमीजी करने का कोई शौक नहीं है माँ, लेकिन मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए और अगर आज मेरा प्रोजेक्ट समय पर नहीं बना तो मेरी परसेंटेज कम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे किसी से उधार लेकर पैसे दे देता हूँ। रजत अपने पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर अपनी बहन को दे देता है और उसकी बहन कविता उन पैसों को लेकर अपने कॉलेज पहुँचती है। तू अपने घर से पैसे लेकर आई है या नहीं? देखकर तो लग रहा है पैसे लेकर आई नहीं है। अगर तू पैसे लेकर नहीं आई तो हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। अरे तुम लोगों ने मुझे ऐसा वैसा समझा है क्या? ये देखो, पूरे 2000 लेकर आई हो। चलो अब चलते हैं। कविता अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने फिरने निकल जाती है और उनके क्लब में जाकर अपने भाई के दिए हुए सारे पैसे उड़ा देती है। अरे कितना टाइम हो गया, ज्यादा देर हुई तो माँ बहुत सुनाएगी और उनकी बातें सुनकर तो मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, तू आराम से 9 बजे तक घर पहुँच जाएगी। कविता क्लब से निकलती है और उसके कॉलेज का एक लड़का उसे अपनी बाइक पर उसके घर छोड़ कर आता है। बाइक से उतरते ही कविता का भाई उसे देख लेता है। ये इतनी रात गई कविता किस लड़के की बाइक पर घर आई है? इसका कॉलेज तो 4 बजे खत्म हो जाता है, तो आज कविता इतनी देर से घर क्यों आई है? सब कुछ ठीक तो है ना? कविता देख लेती है कि उसके भाई ने उसे उसके दोस्त के साथ बाइक पर देख लिया है, लेकिन वो अपने भाई को घर के दरवाजे पर नजरअंदाज करके सीधे घर के अंदर जाने लगती है। तभी रजत उससे पूछता है, इतनी रात को तुम कहाँ थी कविता? तुम्हारा कॉलेज तो 4 बजे खत्म हो जाता है, कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे भला क्या परेशानी होगी? मैं किस टाइम कॉलेज जाती हूँ और किस टाइम कॉलेज से घर आती हूँ, इन सब से आपको क्या मतलब है? आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ कविता, और तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानने का मुझे पूरा हक है। क्या वो लड़का तुम्हारा दोस्त था या कोई और? अरे इतने सवाल पूछते हो, वो लड़का कौन था और कौन नहीं, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। कविता अपने भाई की किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देती और अपने भाई से बदतमीजी से बात करके अंदर चली जाती है। उसकी माँ तो सो चुकी थी, तो उसकी भाभी उसके लिए खाना लेकर आती है। ये लो कविता, खाना खा लो। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैंने बाहर से अपने दोस्तों के साथ खा लिया है और वैसे भी मुझे गरीबों वाला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर में कभी कोई ढंग का खाना भी नहीं बना सकते क्या? ये तुम क्या बोल रही हो कविता? हमारी जितनी हैसियत है हम उसके अनुसार तो ही खर्चा करेंगे ना, और इसमें ये गरीबों वाला खाना, ये बात कहाँ से आ गई? हम गरीब के इंसान नहीं होते हैं क्या? आपकी ये फालतू बातें सुनने का मुझे शौक नहीं है। ये खाना आपको खाना है तो खाओ, लेकिन मुझे नहीं खाना और बार बार मेरे कमरे में आकर मुझे डिस्टर्ब मत करो। कविता अपनी भाभी सुनीता से भी बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। सुनीता को भी उसकी बातों का बहुत बुरा लगता है। वो खाना लेकर चुपचाप उसके कमरे से चली जाती है।
हम दोनों ने अपने अपने हिस्से की रोटी छोड़ दी ताकि कविता को भरपेट खाना खिला सके, लेकिन उसे तो किसी चीज की कोई कद्र नहीं है। कहती है कि ये गरीबों वाला खाना है, मैं नहीं खाऊंगी। पता नहीं मेरी बहन समय के साथ कैसी होती जा रही है। बचपन में मेरी हर बात मानती थी और अब तो कभी तमीज से बात तक नहीं करती। कुछ पूछो तो कभी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देती। पता नहीं कहाँ मेरे लाड प्यार में कमी रह गई। क्या कमी रह गई है? शायद हद से ज्यादा प्यार मिल गया है। खैर, ये सब बातें छोड़िए और सो जाइए। रजत और सुनीता गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी रजत कुछ दिन बाद एक पार्सल डिलीवरी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया था, जहाँ पर उसे अपनी बहन उसी लड़के के साथ बैठी दिखाई देती है, जो उस दिन उसे बाइक पर छोड़ कर गया था। अरे ये तो वही लड़का है, लेकिन कविता इसके साथ यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे देखने में तो ये लड़का कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे अंदर जाकर कविता से बात करनी चाहिए। रजत कविता से बात करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर आता है, तो अपने भाई को वो वहाँ देखकर कविता अचानक से सहम जाती है। कविता, तुम इस लड़के के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? इस समय तो तुम्हें अपने कॉलेज में होना चाहिए ना। कविता, ये कौन है? क्या तुम इसको जानती हो? हाँ जानती हूँ, मेरे पड़ोसी है। पता नहीं पड़ोसियों को मुझ पर इतनी नजर रखने का क्या ही शौक है। और इस समय मैं चाहे कॉलेज हूँ या कहीं बाहर, इस समय में आपको क्या लेना देना है? आप यहाँ पर पार्सल डिलीवरी करने आए हो ना, तो डिलीवर करके जाओ। जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ? एक बार सुनाई नहीं देता क्या ठीक से? सिक्योरिटी, ये डिलीवरी बॉय बहुत देर से परेशान कर रहा है। प्लीज इसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल के फेंक दो। ये दोबारा मुझे यहाँ नहीं दिखना चाहिए। सिक्योरिटी वाले रजत को धक्के मार मार के रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देते हैं। अपनी बहन के ऐसे बर्ताव से रजत को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो आंखों में आंसू लिए घर आता है। अरे क्या हो गया आपको? आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सुनीता। मैं छोटी बहन के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ जाए, इसके लिए दिन में 18-18 घंटे काम करता हूँ। आज उसी बहन ने एक लड़के के सामने मुझे पड़ोसी कहा और बोली कि मैं किसी भी समय किसी के साथ भी रहूं, उससे आपको क्या लेना देना? क्या कविता ऐसा कर सकती है? आप उसके बड़े भाई हो और बचपन से उसकी सारी जिम्मेदारी संभालते आ रहे हो। उसके बदले आपको ऐसा बर्ताव तो नहीं मिलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, उसके घर आते ही मैं उससे बात करूंगी। नहीं सुनीता, इज्जत दिल से की जाती है। बोलने की बात इज्जत करवाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम उसे इतना जरूर समझा देना कि जिस लड़के के साथ वो रेस्टोरेंट में बैठी थी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो उससे दूरी बना ले तो अच्छा रहेगा। इतना बोलकर रजत अपने आंसू पोंछता हुआ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद कविता घर पर आती है तो उसकी भाभी उससे उस लड़के के बारे में बात करने के लिए जाती है, लेकिन कविता तो अपनी भाभी की बात भी नहीं सुनती और उल्टा उनको सुनाने लग जाती है। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आता, आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? ना तो आप मेरी माँ हो और ना ही मेरे पिता हो, तो आप दोनों अपनी हद में रहिए और मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करना। कविता की ये बात सुनकर उसकी भाभी का आगे कुछ बोलने का मन ही नहीं होता। तभी वो कमरे में चली जाती है, लेकिन उसी रात कविता अपना सामान बांधकर सतीश के साथ भाग जाती है और उससे शादी कर लेती है। अच्छा हुआ हम दोनों ने शादी कर ली, वरना मेरे भाभी भैया ने तो मेरा जीना हराम कर रखा था। तुम वहाँ क्या कर रही थी? तुम यहाँ क्यों हो? तुम वहाँ क्यों गई? आज से मुझे उन लोगों की किटकिट सुनने को ही नहीं मिलेगी। हाँ कविता, अब तुम्हें किसी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो अब घर चलते हैं। कविता सतीश के साथ उसके घर चली जाती है, लेकिन जब सुबह घर में वो नहीं मिलती तो उसके भैया भाभी और उसकी माँ बहुत परेशान हो जाते हैं। शाम तक भी उसका कोई अता पता नहीं लगता। मैंने कविता की सभी सहेलियों को फोन करके पूछ भी लिया, लेकिन वो उनके साथ भी नहीं है। मुझे डर है कहीं कविता ने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। सुबह से ही उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तभी थोड़ी देर बाद अपने भाई के फोन पर कविता का फोन आता है। सब लोग वहीं पर थे तो सतीश कॉल को स्पीकर पर रख देता है। हेलो कविता,
तुम कहाँ पर हो? तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम हो कहाँ पर? हम सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं कहीं भी हूँ, इससे आप मतलब मत रखो। बस इतना जान लो कि मैंने सतीश से शादी कर ली है और अब मैं फिर कभी आपके उस गरीब खाने में लौट कर नहीं आने वाली। और आज के बाद मुझे फिर कभी फोन मत करना, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कविता की बात सुनकर सबके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। तभी उसकी माँ जल्दी से अंदर जाती है और घर की तिजोरी खोलकर देखती है। हे भगवान, ये क्या किया इस लड़की ने? घर के सारे गहने लेकर भाग गई है। ऐसी औलाद तो भगवान किसी को भी ना दे। जिस भाई भाभी ने उसके लिए इतना किया, अंत में उनका इतना बड़ा धोखा देकर भाग गई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। शीला अपना सर पीटती हुई जमीन पर बैठ जाती है। तब उसका बेटा और बहू उसे संभालते हैं। कोई बात नहीं माँ, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? कविता अभी नादान है, नादान बुद्धि में उसने ऐसा किया है। लेकिन मैं जानता हूँ उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होगा और वो हमारे पास लौट कर जरूर आएगी। हाँ माँ जी, आप खामखा खुद को परेशान मत कीजिए। आइए, आप बिस्तर पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। सुनीता अपनी सास को दवाई देकर सुला देती है, लेकिन कविता सिर्फ घर के गहने ही नहीं बल्कि रजत के इतने सालों से उसकी शादी के लिए जो पैसे जोड़ रहा था वो भी सारे लेकर अपने साथ चली जाती है। और साथ ही साथ घर की थोड़ी बहुत बचत जो रखी हुई थी वो भी अपने साथ ले गई। उसने अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इसी तरह से कुछ समय बीत जाते हैं। चलो न सतीश, हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। बहुत समय हो गया हम दोनों पहले की तरह बाहर ही नहीं गए। हाँ तो जरूरत ही क्या है बाहर जाना? मेरा मन नहीं है कहीं भी बाहर जाने का, और ना ही मेरे पास इतनी फालतू पैसे हैं कि तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाऊं। तुम ये क्या कह रहे हो सतीश? तुम तो कहते थे कि तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, और अब थोड़े से पैसे खर्चने की बात आएगी तो मुझे ऐसे बोल रहे हो, जबकि मैं अपने साथ अपने घर से कितने सारे पैसे और गहने लेकर आई थी। कितने सारे से तुम्हारा मतलब क्या है? वो सिर्फ 5 लाख रुपए थे। उन पैसों से तो मेरा जुए का कर्जा भी नहीं उतरा। तुमसे शादी की थी कि मेरा कुछ फायदा होगा, लेकिन तुमसे शादी करके तो मेरा कोई फायदा ही नहीं हुआ। सोचा था तुम कोई अमीर घर की लड़की होगी, लेकिन मुझे क्या पता था फटीचर हो तुम तो। क्या मतलब? तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं था? तुमने ये सोचकर मुझसे शादी की कि मैं एक रईस खानदान की लड़की हूँ? हाँ, दिखती तो तुम कुछ ऐसा ही थी। और अगर उस दिन रेस्टोरेंट में मुझे भी पता चल जाता कि वो लड़का तुम्हारा भाई है जो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है, तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करता। अब पता चल गई है ना सारी सच्चाई, तो जाकर चुपचाप एक कोने में बैठो और दूर रहो मुझसे। कविता को सतीश ये सब बोलता है तो उसकी आंखें खुल जाती है, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। उसके पास सतीश के पास रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। सतीश उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता और हर रोज शराब पीकर घर आता था। बस बहुत हो गया तुम्हारा, हर रोज से शराब पीकर घर आ जाते हो। मैं तुम्हारी इन आदतों से बहुत परेशान हो गई हूँ। इन आदतों को अब और बर्दाश्त नहीं करने वाली। अच्छा, तो तू अब मुझे ज्ञान देगी? नहीं करना ना तुझे मुझे बर्दाश्त? तो निकल जा यहाँ से। किसने रोका है तुझे यहाँ पर? अब मुझे शराबी बोलती है? अभी तुझे अपने घर से बाहर निकालता हूँ। सतीश कविता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। देर रात को कविता के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो अकेली लाचार सड़क पर पड़ी हुई थी। अगर भैया भाभी की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने उनके साथ कितना गलत किया, कभी उनके प्यार को नहीं समझा, उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। लगता है भगवान ने भी मुझे इसलिए सजा दी है। कविता देर रात को रहने के लिए कोई जगह तलाशती है, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। तो अंत में वो मंदिर में जाकर बैठ जाती है और पूरी रात वहीं बिताती है। सुबह होती है तो कविता सोचती है, मुझे एक बार फिर से सतीश के पास जाना चाहिए। हो सकता है उसने मुझे नशे में ही घर से बाहर निकाल दिया हो और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वैसे भी मेरे पास उसके पास जाने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है।
कविता सतीश के घर जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर कोई लड़की है जो सतीश के साथ बैठकर चाय पी रही है। ये लड़की कौन है सतीश, और ये हमारे घर पर क्या कर रही है? ये लड़की आज से मेरी पत्नी है और मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूँ। और अगर तुमने इसके लिए कोई बखेड़ा खड़ा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जो भी सोचकर यहाँ पर आई है ना, अभी के अभी निकल जाए यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सतीश कविता की बहुत बेइज्जती करता है और उसे फिर से घर से बाहर निकाल देता है। अब कविता ना तो घर की रहती है और ना ही घाट की। अपने भाई के घर पर भी वो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने जो किया था उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा थी। इसलिए वो एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगती है और एक रेस्टोरेंट में स्वीपर की जॉब करती है। उसकी डिग्री पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसे ढंग की कोई जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे मजबूरी में यहाँ काम करना पड़ रहा था। ठीक से हाथ नहीं चलते हैं क्या, जो इतना मर मर के काम करती हो? अभी पूरा फ्लोर गंदा पड़ा है। अगर इस स्पीड से काम करोगी तो हफ्ते भर में काम पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए सर, कभी ऐसा काम नहीं किया तो आदत नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि धीरे धीरे सीख जाऊंगी। यहाँ पर धीरे धीरे वाला काम नहीं चलता। अगर एक हफ्ते तक तुमने अपना काम नहीं सुधारा तो चलता फिरता कर दूंगा तो मैं यहाँ से, इसलिए ठीक से काम करो। कविता को हर समय अब ताने सुनने पड़ते थे और वहाँ उसका भाई अपना कुछ लुट जाने के बाद बहुत दिनों से अपना काम जमाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा नहीं था सुनीता कि मैं एक दिन इतनी तरक्की हासिल कर लूंगा। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने थोड़े से शुरुआत की और देखो कितनी जल्दी हमें इतनी तरक्की मिल गई। ये सब आपकी मेहनत और लगन और भगवान का आशीर्वाद है। आज हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, तो चलिए माँ जी को लेकर जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। सुनीता, रजत और शीला नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट की ओपनिंग की पार्टी चल रही थी और बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए थे। मिस्टर रजत, आपने जो कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है, वरना लोग इतने सालों से मेहनत करने के बाद भी इतनी तरक्की हासिल नहीं कर पाते। आप वाकई बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने जो भी हासिल किया है इसमें मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे मुश्किल समय में वो मेरे साथ नहीं होती तो मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। इधर सब बातचीत कर ही रहे थे और खाना पीना खा ही रहे थे, तभी देविका के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास गिर जाता है और मैनेजर स्वीपर को सफाई करने के लिए बुलाता है। कविता को पिछले काम से हटा दिया गया था, इसलिए उसने यहाँ पर आज ही ज्वाइन किया था। वो अपने भैया भाभी को देखती नहीं है और वहाँ पर सफाई करने चली जाती है। तभी उसके भैया भाभी का ध्यान उस पर जाता है। कविता, तुम यहाँ पर? लेकिन तुम ये सब क्या कर रही हो? अपने घर वालों को देखकर कविता घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मैनेजर, ये लड़की मेरी बहन है। इसने ज्वाइन करते टाइम अपना एड्रेस जरूर दिया होगा। मुझे अभी क्या भी इसका पता दो। रजत का मैनेजर उसे कविता का एड्रेस देता है और रजत वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि कविता एक बहुत ही टूटे फूटे घर में रहती है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। कविता अपने भाई को देखकर नजरें चुराने लगती है। तुम्हें अपने भाई से नजरें चुराने की जरूरत नहीं है कविता, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता सकती हो। तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ देगा। रजत की बात सुनकर कविता की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई के गले लगकर रोने लगती है। वो उसे सब कुछ बताती है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया भैया, मैं जो भी भुगत रही हूँ वो मेरे कर्मों का ही फल है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे ये तू कैसी बात करती है पगली? और अगर उस लड़के ने तेरे साथ किया तो तुझे बताना चाहिए था ना। तेरा भाई तेरा साथ जरूर देता। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो अभी के अभी मेरे साथ घर चल, मैं एक और दिन भी तुझे यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। रजत कविता को लेकर वहाँ से अपने नए घर लेकर चला जाता है। कविता घर पहुंचकर सभी से माफी मांगती है। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। उसके भैया भाभी तो उसे खुशी खुशी अपना लेते हैं, लेकिन बहुत समय तक उसकी माँ उसे माफ नहीं कर पाती।
लेकिन अपने पछतावे से कविता अपनी माँ का भरोसा फिर से जीत लेती है और फिर से उनका परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगता है और अब कविता हमेशा के लिए बिल्कुल बदल जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।